आपको लगता है कि सच में कोई अवतार होगा अब इस कलयुग में? अवतार क्या है? अवतार एक कॉन्शियसनेस। टाइम ट्रेवल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल बिकॉज टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। जो शिफ्ट चल रहा है इसको लगभग और कितना समय बचा है होने के लिए? शिफ्ट के हम बहुत पास हैं, हम इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्द। जो आत्माएं अपना शरीर छोड़ेंगी वो आत्माएं क्या ऊपर जो सोल वर्ल्ड है वहां चली जाएंगी रेस्ट के लिए, या सारी ही सोल्स एक नए बर्थ के लिए यानी कि अपना एक नई बॉडी लेकर सतयुग में फिर से आएंगी? थोड़े समय के लिए आप यू कैन से कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में चले जाते हैं। रेस्ट करेगी सोल, रेस्ट करेगी सोल जब तक, लेकिन वो तब ही री-इनकार्नेट धरती पे दोबारा होगी जब धरती पूरी तरीके से वो इस फ्रीक्वेंसी को धारण करने के लिए फिर सक्षम से होंगे। तैयार हो जाएगी। Yes. ये कौन है? ये डार्क फोर्स है कौन? क्या ह्यूमन है या कोई और डायमेंशन के कोई और एनर्जी बीइंग्स हैं? आका कह दो या इनके जो सबसे ऊपर वाले हैं, दे आर धरती के बियॉन्ड के भी। ये डार्क फोर्स है और ये ह्यूमैनिटी को इतने बड़े लेवल पे चैलेंज कर रही है, इनको पूरा एक तरीके से भ्रमित कर रही है, तो उनको रोकना चाहिए। क्या ये ईश्वर का उत्तरदायित्व नहीं है कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करें? ये गेम है, एक ही दो में कन्वर्ट हुआ, वही ईश्वर दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ। अगर आप इसको ऐसे समझें, राम और रावण दोनों उसी के थ्रू हैं, इसमें सबका रोल है। तो यानी लाइट वर्कर्स का बहुत इसमें मेन रोल रहेगा हमारे शिफ्ट में। ये भूले हुए लोग हैं, ये एक तरह से सपने में है, कोमा में है। लाइट वर्कर फर्स्ट फेज के लोग हैं जो जाग रहे हैं। महात्मा बाबा जी के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ये कमिट किया है कि जब तक धरती पर असेंशन नहीं होगा वो इस बॉडी को नहीं छोड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे ग्रह और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर रहा है। पृथ्वी आयामी परिवर्तन यानी अर्थ डायमेंशनल शिफ्ट। इस पॉडकास्ट में हम इन परिवर्तनों के पीछे के विज्ञान, इसके प्रभावों और हम खुद को कैसे इसके लिए तैयार करें, उन तरीकों पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं प्रवीण भाटिया सर, जो बहुत सालों से इस पर गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए इस यात्रा पर साथ में चलें और अर्थ डायमेंशन शिफ्ट के बारे में डिटेल से बात करें। सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी हम जैसा सुन रहे हैं हर जगह ये एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। सब कहते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो डायमेंशनल शिफ्ट्स हो रही हैं, हम 3D टू 5D में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे कि ये डायमेंशनल शिफ्ट्स क्या होते हैं और अर्थ, क्योंकि हम इतने सालों से हम यही पढ़ते आए कि जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है? जी, सी, अर्थ एक जीवंत ग्रह है, इसकी अपनी कॉन्शियसनेस है। ये एक बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगर अर्थ एक्सिस पे रोटेट कर रही है या सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रही है, हमारा सोलर सिस्टम भी चक्कर लगा रहा है। पूरा जो प्लेनेटरी सिस्टम है या गैलेक्सीज हैं वो सब एक मूव करती हैं, और मूव करते करते एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लाइट एक डिफरेंट एनर्जीज धरती पे प्रकट होती हैं। इस तरह की एनर्जी जब भी आती हैं उसका जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अब मान लो कुंभ मेला चल रहा है इस समय, हर 12 साल बाद जुपिटर और सन एक साथ आते हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ता है, कॉस्मिक एनर्जीज हैं। लेकिन ये बहुत छोटी घटना है, 12 साल में होती है। एक बहुत बड़ी साइकिल में जब ऐसा होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है इस रोटेशन का, अर्थ की एक्सिस पे रोटेशन का नहीं, इस हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बीच में कई अगर गैलेक्सीज हैं और एक सेंट्रल सन है, उस सेंट्रल सन से जो अब लाइट डायरेक्ट आ रही है ये अफेक्ट कर रही है, ये शिफ्ट को क्रिएट कर रही है। और शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि जगत हमारी कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस आज तक की ऐसी थी, उसका ये जगत था, अब हमारी कॉन्शियसनेस को ये सेंट्रल एनर्जीज प्रभावित कर रही हैं, उसका न्यू जगत हो जाएगा। दैट्स वाई ऐसे शिफ्ट होते हैं। ये शिफ्ट राइट नाउ धरती पे हो रहा है। ओके, तो सर ये भी तो सुनने में आ रहा है कि हम जो 4 युगों में जीते हैं, जैसे सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि जो कलयुग है ये लाखों वर्ष अभी बचा हुआ है। मगर मैंने जो जितने भी मैं आध्यात्मिक लोगों से मिल रही हूँ, बड़े बड़े संत महात्मा भी आज की डेट में ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी कलयुग समापन की ओर है और हम सतयुग को स्वागत करने के लिए तैयार रहें। मेरे समझ में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कीजिए कि अगर मान लीजिए हम कलयुग के अंत में हैं और सतयुग का आगमन होने वाला है, यानी कि हम संगम युग में हैं, इसका एंड उसका बिगिनिंग, हम संगम पर हैं, दोनों के मिलन ट्रांजिट की पीरियड जो में बेला है उसमें चल रहे हैं। तो अगर हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं, पाप तो आज भी नहीं कम हो रहे,
अत्याचार, पाप, क्राइम, मतलब जिसको मैं कहूँ कि चरम जो कलयुग का वो तो हर ओर दिख रहा है। जी। जबकि सतयुग एक देवताओं का युग, इतना सुंदर सुनहरा युग, मतलब जिसकी सुंदरता का तो वर्णन नहीं है शब्दों में। वो एक पूरा एक कहें तो सतयुग यानी कि अपने आप में स्वर्ग। अगर स्वर्ग आने वाला है तो ये नरक तो खत्म ही नहीं हो रहा। जी, तो ये कंफ्यूजन है कैसे शिफ्ट होगा, जी राइट नाउ। जी। सी, पहली अगर आप जिस धारणा पे आप बिलीव करते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे घड़ी में 12 बजे के बाद टाइम बजते नीचे 6 से हो जाती है, जी। इसी सीक्वेंस में वापस जाते हैं। तो द्वापर के अगर सतयुग के बाद फिर द्वापर होगा, फिर त्रेता होगा, फिर सतयुग होगा। सो आपके कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पे काफी गैप है। सतयुग के जो कलयुग के बाद सीधे सतयुग नहीं आ रहा, अच्छा। इसके बीच में ट्रांजिट होते होते वापस वहां पे पहुंचेंगे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओके। सेकंड, 4,33,32,000 ईयर की एक साइकिल का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है कि कलयुग की लाइफ 4,32,000 साल जी है। जी, यही सुना है। ये कहाँ से आई? पता नहीं। इस धरती पे बहुत सारी चीजें समय के साथ मैनिपुलेट हुई हैं। हम्म, धर्म की टीचिंग मैनिपुलेट हुई है। डिफरेंट रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि चलो होगा तो सही चेंज, लेकिन बहुत लेट होगा। इस्लाम कहता है कि जब एक एक कब्र से आई डोंट नो 70-70 हजार मुर्दे हाँ निकलेंगे हाँ हाँ। तब होगा। इसका मतलब बहुत दूर होगा। हम्म। और इसी तरह 4,32,000 साल। जी। मैंने पहले कहा था कि हमारी कॉन्शियसनेस इस जगत का निर्माण करती है। अब हमारी कॉन्शियसनेस में किसी ने मैनिपुलेट करने के लिए ये रियलिटी डाल दी। इसकी वजह से ह्यूमैनिटी वेट करती रहती है, और इसी तरह वो वेट करती रहती है कोई अवतार आएगा। जी जी। तो ये सीधे से सारी चीजें इस शिफ्ट को डिले करने के लिए हैं, जानबूझ के की गई हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस गुलाम रहे। ये जो जीवन है, हमारे ऋषियों और संतों ने क्या कहा, ये माया है। इट मीन्स ये रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि चेतना इसको प्रकट कर रही है। जैसे सपना है, आप अगर आप रात को सपना देखते हैं, वो रियल भी है, रियल नहीं भी है। जी, सपने जी, में डर भी लगता है, जी, लेकिन जागने के बाद पता लगता है कि वो नकली था। जी। बिल्कुल ऐसे ही ये जगत इस कॉन्शियसनेस पे प्रकट हो रहा है। इस कॉन्शियसनेस को मैनिपुलेट किया गया डिफरेंट तरीकों से। उसमें एक कॉन्सेप्ट डाल दिया कि ये जो शिफ्ट होगा बहुत लेट होगा। सेकंड, इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि अगर शिफ्ट हो भी गया सतयुग, तो इसके बाद दोबारा कलयुग आएगा। And this teaching is not only in Sanatan Dharma or all religion. You will, if you research it deeply, you will see the same in each and every religion. बाइबल कहती है कि गोल्डन एरा आएगी, लेकिन गोल्डन एरा में डार्कनेस छुप जाएगी, डिस खत्म नहीं होगी। वो 1,000 साल की गोल्डन एरा के बाद फिर प्रकट हो जाएगी। तो सेम वे हमें मैनिपुलेट किया गया है कि सतयुग के बाद दोबारा कलयुग आएगा, कलयुग, ये साइक्लिक है। हम पहली बार इस साइकिल से बाहर जा रहे हैं। That's why it is not comparable to all of our old teachings. ओके। तो सर अगर हम कहें कि जैसे हमने तो सुना था, जो कुछ हमारी धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में लिखा गया था कि जब कलयुग का अंत होने को आएगा तो जो अंत में फिर से एक अवतार प्रकट होंगे, कल की भगवान जिनको बताया गया था। तो अगर सचमुच हम जो इस डायमेंशनल शिफ्ट्स में अगर हम हैं और हम देख रहे हैं कि कलयुग, क्योंकि चेतना का स्तर अब जग रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं स्पिरिचुअली, लोग अपने आप को जो है अध्यात्म में बढ़कर भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अवतार का तो हमने कहीं भी जिक्र नहीं सुना कि अवतार हो गया है या होने वाला है। आपको लगता है कि सच में कोई अवतार होगा अब इस कलयुग में? जो हमारी टीचिंग है वो टीचिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो टीचिंग को इंटरप्रेट करना के लिए हमें थोड़ी समझ चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत की जो टीचिंग है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है तब अवतार प्रकट होते हैं। जी। इस टीचिंग का सारांश ये है कि हम डुअलिटी में हैं। यहाँ पे लाइट और डार्कनेस, इन दोनों के बीच की प्ले से माया प्रकट होती है और हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी कोई एक फोर्स ज्यादा बढ़ जाती है, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी फोर्स ऑटोमेटिक प्रकट हो जाती है। इसका उल्टा भी सच है। आप देखो, किसी ने भी अच्छा बताने की कोशिश की हो, उसको काउंटर करने के लिए इमीडिएटली डार्कनेस प्रकट हो जाती है, चाहे वो मीरा जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, जीसस क्राइस्ट हो। ये इस डुअलिटी का नेचर था। जब अधर्म पीक पे पहुंचता है तो अवतार प्रकट होता है। अवतार क्या है? अवतार एक कॉन्शियसनेस है। एक कॉन्शियसनेस हमारे अंदर प्रकट होती है। कॉन्शियसनेस उस डार्कनेस को रिजेक्ट करती है, वो कहती है ये असहनीय हो गई, अब हम ऐसा जीवन नहीं चाहते। हमारी कॉन्शियसनेस जब ये सोचती है और उसके अंदर ये बहुत डीप में प्रकट होता है, तब उस तरह की कॉन्शियसनेस जो प्रकट करती है, ये एक अवतार है। अवतार हम हैं, क्या हम अवतार नहीं हैं? हम एक आत्मा है,
जो इस तरह इसमें कैद है, जी। हम भी एक अवतार हैं। तो जो कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है दैट इज अवतार, और ये जब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रकट हो जाएगी वो अवतार है। ये इस अवतार की बात होती है मेरी नज़रों में, किसी फिजिकल पर्सन की नहीं, किसी एक बीइंग की नहीं, रेदर एक कलेक्टिव जो चेंज हो रहा है उसको आप कोई भी नाम दे दें। बहुत सारे लोग कृष्णा को वेस्टर्न कंट्रीज में कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जी जी इट्स जी। नॉट ए पर्सन, इट्स ए कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अब जो इस समय की कॉन्शियसनेस, जो नई कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है, वो नई डायमेंशन शिफ्ट ला रही है। इसके बारे में महर्षि अरविंदो ने बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि ह्यूमन जो अभी कॉन्शियस है ये सुपर कॉन्शियसनेस में जा रहा है। तो कंप्लीट ह्यूमैनिटी, नॉट ए पर्सन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग इसको थोड़ा सा किसी एक पर्सन का इंतजार करते हैं, और मैंने पहले कहा कि इंतजार इस शिफ्ट को डिले करता है। जी। क्योंकि आप इंतजार कर रहे हो किसी पर्सन का, हाँ। वो तो आएगा, जब आएगा तो आप ऐसे इंतजार करते रहोगे, ऑलवेज डिले होता रहेगा। हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहा है ये न्यू रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, दैट इज द अवतार। ओके। और सर एक और टर्म बहुत ज्यादा फेमस है जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे ये जगत माया है, हम्म। अगर ये असली नहीं है तो फिर ये रियलिटी सिर्फ हम इसको परसीव कर रहे हैं। जैसे आप हर एक सपने में एक नए जगत का निर्माण करते हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आप अपने भाई बहनों के साथ देखो, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों की थिंकिंग, उन दोनों का जगत अलग अलग है। जी। तो भाई बहन होने के बावजूद भी वो दो डिफरेंट जगत में रहते हैं, उनकी पैरेलल रियलिटीज हैं। यही मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जगत रियल नहीं है लेकिन रियल लगता है। अगर दो लोग एक साथ हों, एक ही गुरु के शिष्य हों, एक ने अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर ली, तो वो दूसरे जगत उसका प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो सेकंड पर्सन है वो उस जगह से डिसअपियर हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। लेकिन मुझे लगता है अभी भी ये काफी नहीं है, मुझे और डिटेल में बताना पड़ेगा। जी। एक सेमिनार में बहुत काफी सारे लोग थे, उसमें रैंडमली जो ऑर्गेनाइजर ने क्वेश्चन पूछा कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई। अच्छा। इमीडिएटली द कंप्लीट ग्रुप दो भाग में डिवाइड हो गया। एक ने कहा कि उनकी जो डेथ हुई है कभी मे बी 1980 या उस अराउंड में हुई थी, वो जेल में बंद थे, जेल में बीमार हुए, उनकी डेथ हो गई। दूसरे ग्रुप ने कहा कि उनकी वो बाद में अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, एक्टिविस्ट थे, अपने घर में उनकी डेथ हुई। कैसे हो सकती हैं दो रियलिटी एक हॉल के अंदर इस धरती पे बैठे हुए लोगों की? दिस इज द मल्टीवर्स। एक ग्रुप की चेतना के अंदर, उनकी टाइमलाइन के अंदर ये आइडिया है, दे सेड कि हमने अखबार देखा था, हम अखबार देख के रोए थे उनकी डेथ पे। दिस दे कंफर्म्ड इट। लेकिन दूसरा ग्रुप था वो कहता था कि नहीं, उनकी डेथ इस 2004 में हुई है एंड समथिंग लाइक दिस। हो सकता है मैं ईयर सही नहीं बता पा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड मंडेला इफेक्ट। तो अगर एक ही कमरे में बैठे वाले लोगों की मल्टीपल रियलिटी हो सकती है, दिस इज द एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलता है, और जब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें बिल्कुल कंफर्म होता है कि हम माया में जी रहे हैं। ये असली है नहीं, बस असली लग रही है। जी, यानी आंखों से दिखने वाली ये जो हमारी सृष्टि है वो कायदे से देखा जाए तो माया है एक तरीके से। अच्छा, अभी हमने जैसे कि बात की माया की और मल्टी डायमेंशंस की, अभी मैं एक और टर्म अगर आपके सामने रखूं वो है कि टाइम ट्रेवल। लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ पिक्चर्स मैंने इंटरनेट पे देखे हैं कि उस जमाने में जैसे आज के दिखने वाले लड़के जो आज के कपड़े पहनते हैं बिल्कुल मॉडर्न, और एक ऐसे टाइम पर एक लड़के की फोटो मैंने अभी कुछ समय पहले देखी इंटरनेट पे कि बिल्कुल बहुत ही पुराना एक एरा है और उसमें आज के कपड़े पहने हुए एक लड़का दिख रहा है उस बहुत क्राउड में एक लड़का। तो लोगों ने कहा ये टाइम ट्रेवल करके लड़का आया है, यानी कि वो जो आज के युग का लड़का था ये अपने समय से बहुत पहले उस युग में होकर आ चुका है। अब मैं पता नहीं मैं इसको क्लियर कर पा रही हूँ या नहीं, यानी कि टाइम ट्रेवल को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टाइम ट्रेवल is possible because time does not exist. We are in third dimensional reality. In third dimensional reality, to experience something, our consciousness created a time, and this time is linear: past, present running moment, and future. Consciousness created this time, whereas time does not exist in higher dimension. In higher dimension, only one moment exists. In this moment, you create all of your past. But in third dimensional reality, we are in this reality, so we are talking about time travel into our reality. Time and space is the one thing. For example, अगर आपको यहाँ से यूएसए जाना है तो इसमें जो डिस्टेंस है दैट इज द स्पेस। इस स्पेस को ट्रेवल करने के लिए जो भी आपका मीन्स हो अकॉर्डिंगली टाइम है। ऐसे लोग हैं जो रिमोट व्यूइंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट व्यूइंग। दैट मीन्स यू कैन सी
अमेरिका में क्या हो रहा है, वो जी। आपको बता देंगे कि वो इस समय ये कपड़े पहन के बैठे हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते जी हो। जी जी। तो वो उन्होंने आपकी नजरों में बियॉन्ड स्पेस ट्रेवल कर लिया। सेम मेथड है टाइम ट्रेवल करने के लिए। ओके। द वे वी ट्रेवल द रिमोट व्यूइंग, सेम वे आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, पास्ट में भी फ्यूचर में भी। लेकिन अगर आपने जो फ्यूचर में देखा, क्या वो 100% सही होगा? नो, क्योंकि कॉन्शियसनेस रियलिटी को क्रिएट करती है। जी। आपकी कॉन्सेप्ट से आपने जो कुछ देखा उसको आपके माइंड ने इंटरप्रेट करके एक सिचुएशन बताई। मे बी 70% प्रोबेबल होगी, 80% प्रोबेबल हो सकती है, लेकिन 100% वो नहीं है जो आप फ्यूचर में देखते हो। जी। क्या पास्ट 100% सही है जो आप देखते हो? वो भी 100% नहीं है, जैसे नेल्सन मंडेला इफेक्ट है। आपका पास्ट, आपकी रियलिटी आपने देख ली, लेकिन काफी हद तक देखी भी जा सकती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल और रिमोट व्यूइंग। इट इज इजिली पॉसिबल। देयर आर टेक्निक्स, देयर आर मेथड्स, एंड सम पीपल आर, कुछ काम करने के लिए अच्छे होते हैं। जैसे सारे लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, कुछ अच्छे डॉक्टर बनते हैं, कुछ बेकार डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही इन कोर्सेज को करके कुछ लोग जिनके अंदर टैलेंट है, वो बहुत अच्छे रिमोट व्यूअर हो सकते हैं, या वो बहुत अच्छे टाइम ट्रेवल हो सकते हैं। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो जिनके अंदर ये टैलेंट है, दे कुड सी वेरी प्रिसाइज। I met the people. Okay. It is possible. As I told, it is not 100% correct. जो क्योंकि बात डायमेंशनल शिफ्ट की हो रही है, इस शिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट है इवेंट। व्हाट इज द इवेंट? इस समय आप सुन रहे हो कि धरती पे सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं। जी जी। जब ये सोलर फ्लेयर, अभी आज से कुछ साल पहले ये शब्द किसी ने नहीं सुना था। नाउ सडनली बिकॉज शिफ्ट इज हैपनिंग, इंफॉर्मेशन इज कमिंग एंड अफेक्टिंग अस। जब ये सोलर फ्लेयर बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड में धरती पे एक साथ आएंगी, अभी जो आ रही हैं छोटी छोटी, ये हमें प्रिपेयर कर रही हैं। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आएगी, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। उस इवेंट के पहले और उस इवेंट के बाद जो हमारी धरती है, ये डिफरेंट होगी। इस इवेंट को धरती के 4 बेस्ट रिमोट व्यूअर को दिखाया गया। सेम इवेंट, दैट व्हाट विल हैपन टू द ऑन दिस इवेंट। उनमें से आई डोंट नो 3 लोगों ने शायद कहा कि धरती पे बहुत बड़ा विध्वंस हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। सिर्फ एक पर्सन ने कहा इसके बाद धरती पे बहुत ब्यूटीफुल स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो क्यों 4 लोग अलग अलग रियलिटी परसीव कर पाए? जो उनके अंदर था, इवेंट देखने के बाद जो वो इंटरप्रेट कर पा रहे थे, वो उनकी कॉन्शियसनेस थी। इवेंट बहुत बड़ा है, ये सच है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये भी सच है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका आउटकम लोग डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट, इसमें क्लैरिटी आएगी कि रिमोट व्यूइंग 100% सही नहीं। जी, तो आपको क्या लगता है सर, और कितना समय बचा है हमारे ये जो शिफ्ट चल रहा है, इसको लगभग और कितना समय बचा है होने के लिए? शिफ्ट के हम बहुत पास हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। हमारी जनरेशन, नॉट ओनली हमारी जनरेशन, हम इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी आज सुन रहे हैं, अगर आप रेजोनेट करते हैं इस इंफॉर्मेशन से, तो आप इसके बदले कि ये शिफ्ट कब होगा, इस पे एम्फेसाइज करें कि क्या हम शिफ्ट के लिए रेडी हैं। दिस विल हेल्प यू। तो सर, अगर कहें कि शिफ्ट अगर बहुत जल्दी होने वाला है, मान लीजिए, तो कलयुग में तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल्स की तो कोई कमी है नहीं, और जब एक अच्छा युग आएगा तो क्रिमिनल्स को तो वहां लेकर नहीं जाया जाएगा, अच्छे युग में अच्छे लोगों की ही एंट्री होगी। तो यानी जब विध्वंस होगा, यानी जब विनाश का एक आएगा, एक समय आएगा, तो ज्यादातर ऐसी जो आत्माएं हैं वो शरीर तो छोड़ेंगी ही, जो कि नेगेटिव हैं, जो गलत कर्म कर रही हैं इस धरती पे, वो तो अपना शरीर छोड़कर, तो उस समय पे जो आत्माएं अपना शरीर छोड़ेंगी, वो आत्माएं क्या ऊपर जो सोल वर्ल्ड है वहां चली जाएंगी रेस्ट के लिए, या सारी ही सोल्स एक नए बर्थ के लिए, यानी कि अपना एक नई बॉडी लेकर सतयुग में फिर से आएंगी? जी, एक तो मैं इसको सतयुग नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि सतयुग के साथ हम कलयुग अपने आप जुड़ा रहता है, तो हम साइक्लिकल, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी वो बन जाती है साइक्लिकल, कि हम दोबारा इसमें कलयुग आएगा। नो, इट इज बियॉन्ड। चारों युग भी थर्ड डायमेंशन के अंदर थे, इसको मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ। इन चारों के बियॉन्ड की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपका आशय समझ गया कि इसके बियॉन्ड की जो ब्यूटी है, उसमें सिर्फ वही लोग रह पाएंगे जो उस फ्रीक्वेंसी को धारण कर पाए। फ्रीक्वेंसी या अच्छा बुरा एक ही बात है। अगर कोई क्रिमिनल है, और नॉट ओनली क्रिमिनल, डरा हुआ भी है, तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी में, उसने अपनी पावर नहीं जानी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, और एक्सपीरियंस करने के लिए मैं पर्दे के पीछे हूँ, या मैं भूल के एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपनी डिविनिटी को भूल के। अगर कोई डरा हुआ है तो भी वो लोअर फ्रीक्वेंसी में है, जलन में है,
वननेस को नहीं समझ में आती, वो सेपरेशन में जीता है, दीज ऑल आर लोअर फ्रीक्वेंसीज। इसके अलावा जो आप अपराधियों की आपने बात की वो सब लोअर फ्रीक्वेंसी में है। अब दो ही चॉइस बची हैं। दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अनस्टॉपेबल। आइदर यू चेंज, यू शिफ्ट योरसेल्फ फॉर दिस इवेंट, तब तक का आपके पास समय है। और अगर आप नहीं कर पाए देन तो भी आपका बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। आप इस फेक माया से हट के थोड़े समय के लिए आप यू कैन से कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में चले जाते हैं, रेस्ट करेगी सोल, रेस्ट करेगी सोल जब तक, लेकिन वो तब ही रीइंकार्नेट धरती पे दोबारा होगी जब धरती पूरी तरीके से वो इस फ्रीक्वेंसी को धारण करने के लिए सक्षम होंगे, तैयार हो जाएगी। yes. और ये एनर्जी है प्रेम की, वननेस की। इसमें आप धर्म के नाम पे नहीं कि मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है, मेल फीमेल कास्ट, वननेस में जब आप आ जाओगे देन ओनली देन यू विल इनकारनेट ऑन द अर्थ। तो जो लोग अभी प्रिपेयर नहीं हैं, जो लोग समझते ही नहीं हैं कि हमें स्पिरिचुअल अवेयर होना चाहिए, जो आत्माएं अभी तैयार नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये चीज समझ जानी चाहिए कि अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हमारी चेतना का स्तर इतना उच्च नहीं है, तो यानी कि हमें जो है ऊपर जो हमारा रेस्ट प्लेस बनी हुई है सोल वर्ल्ड में, वहां रेस्ट करेंगे। और जब तक हमारा वापस समय ना आ जाए धरती पर आने का, तब तक हम वहीं पे शांति से रहेंगे अपने शांति धाम में। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम डायमेंशन शिफ्ट हो रहे हैं, अर्थ की शिफ्टिंग चल रही है, तो ऐसे में अगर हम बात करें उन देवदूतों की, एंजल्स की, या कहें कि स्पिरिट गाइड्स की, या जो भी ऐसे जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनका क्या रोल होता है इस समय पे? उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो यूनिवर्स वन है। हम धरती में सेपरेशन में जीते हैं, और इस धरती के लोगों को एनी हाउ उनको सिर्फ ये विश्वास है कि इस धरती पे जीवन है और इस ब्रह्मांड में इतने कहीं कोई जीवन नहीं है। ये सत्य नहीं है। अगर वो वहां तक नहीं जा पाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो भी धरती के इस ब्रह्मांड में अनेक तरह की जीवन की फॉर्म है। वो वननेस जानती हैं, क्योंकि ये जगत फ्रैक्टल है। जो कुछ भी यहाँ पे होता है हमें बताया गया यथा ब्रह्मा तथा पिंडे। सिंपल सी लाइन है कि जो ब्रह्मा है हम पिंड वही है, क्योंकि फ्रैक्टल है। सिर्फ आप अगर साइंस की भाषा में देखो या आजकल मॉडर्न भाषा में, अगर एक फोटो है तो उसके पिक्सल बहुत ज्यादा हैं, बस पिक्सल कम होते जा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट फोटो है। सेम जब इसका असर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ रहा है, क्या क्यों ये शिफ्ट हो रहा है? पहले मैंने कहा था, शायद उसी को थोड़ा सा और हाईलाइट करने की जरूरत है कि अधर्म जब पीक पे हो तो उसकी काउंटर फोर्स प्रकट होती है। जो अधर्म है, क्या हम इसको महसूस कर पा रहे हैं? इस धरती पे दिव्य ऑर्गेनिक ह्यूमन बीइंग को चिप के थ्रू कंट्रोल किया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। ये अधर्म की पराकाष्ठा है। अगर ऐसा होगा, जो कि होने के चांसेस नहीं है, तो पूरी मानवता गुलाम बन जाएगी जी। उसके अंदर जो डिवाइन पोटेंशियल है सत्य को जानने का, ईश्वर को जानने का, वो खत्म हो जाएगा। इस अधर्म का असर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ेगा जी। इसलिए इस यूनिवर्स के लोग में जिनको जो भी आपने नाम लिए, देवदूत, स्पिरिट गाइड्स एंड, वो सब जानते हैं। इसको रोकने के लिए वो गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी की ह्यूमैनिटी उनको डायरेक्ट परसीव करने के लिए सभी लोग सक्षम नहीं है। तो कुछ लोग जो उस फ्रीक्वेंसी में है, वो उनसे गाइडेंस उनको मिलती है, वो ही धरती पे बताते हैं कि ये घटना होने वाली है। आने वाले समय में जब कॉन्शियसनेस थोड़ी और एक्सपेंड होगी, तब वो उनको एक्सेप्ट करेगी, और जब उनको एक्सेप्ट करेगी देन दे विल कम फिजिकली इनटू द लास्ट फेज। देन यू कैन से मे बी कि मेरे कल की अवतार आ गए, जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा था। इट इज पॉसिबल, बट राइट नाउ humanity is not ready to take help directly from them because they don't trust them. So that is the point. इसी के साथ एक और पॉइंट भी मैं कहना चाहता हूं, जो डार्कनेस धरती पे कर रहे, इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रही है, ट्रांस ह्यूमनिज्म को, वो भी जानते हैं एक रिस्क है मानवता के लिए। आज मुझे मौका है आपके प्रोग्राम के थ्रू, इसको प्रोजेक्ट ब्लू बीम कहते हैं। वो किसी भी, जिसके आपने नाम लिए, किसी भी बीइंग को आर्टिफिशियली प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देखो देवदूत उतर रहे हैं और ये देवदूत आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं, वेयर एज वो उनके एजेंडा का हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट ब्लू बीम से हमें बचना है। अवतार इस तरह प्रकट नहीं होंगे कि कभी आपको लगे आकाश से प्रकट हो रहे हैं। शुरू में वो चाहे मरे हुए को जिंदा भी करके दिखा दें, लेकिन वो डार्क एजेंडा का हिस्सा है, वो होगा नहीं।
या फेक एलियन इन्वेजन ये करना चाहते हैं। पिछले समय में हमने देखा कि एक महामारी पूरी धरती पे आई। इससे पहले कभी भी नहीं होता था। फ्लू आता था, रीजनल होता था, और हर एक बिल्कुल। जगह जिसको जहां सीजन होता था वहां पे होता था। हम्म। अब एक ग्लोबल एजेंडा है, ग्लोबल गवर्नमेंट की बात है। इसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। एक ही बात है, एक कंट्रोलिंग पावर पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर ले। इसके लिए वो बड़े बड़े डर फैलाते हैं, क्योंकि रीजनल डर अब काफी नहीं है। एक डर और है ह्यूमैनिटी के लिए कि फेक एलियन इन्वेजन हो गया है। फेक होगा वो, इसके इसीलिए वर्ड फेक है। लेकिन वो उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, डर फैलाते हैं, मीडिया पे इनका कंट्रोल है। तो जब ये घटना हो, हम पहले से जानते हैं कि नो, ये उनके एजेंडा का हिस्सा है, ये डराने के लिए किया जा रहा है, तब हम बहुत इजीली शिफ्ट कर जाएंगे। तो सर, आपने बताया कि ये जो डार्क एक एजेंडा चल रहा है, जिसमें हम लोगों को भ्रमित किया जाएगा कि देवदूत उतर रहे हैं या अवतार आसमान से आकर अवतरित हो रहे हैं, ये सब एक उनका एजेंडा का हिस्सा है। ये कौन है? ये डार्क फोर्स है कौन? क्या ह्यूमन है या कोई और डायमेंशन के कोई और एनर्जी बीइंग्स हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा आपका। धरती पे ह्यूमन है, लेकिन जिनसे ये गाइडेंस लेते हैं और जो इनके बहुत आका कह दो या इनके जो सबसे ऊपर वाले हैं, दे आर धरती के बियॉन्ड के बीइंग हैं, ईटीज हैं। ईटीज में भी एक शब्द है कि हम सोचते हैं ईटी बहुत इवॉल्व है। यस, दे आर टेक्नोलॉजिकल एडवांस, लेकिन इसके बियॉन्ड भी दोनों तरह की फोर्सेस हैं। वहां पे भी दोनों तरह की, एक कंट्रोल करने वाली फोर्स है और एक जो वननेस जानती है, सबको साथ लेके चलने वाली फोर्स है। तो जो कंट्रोल करने वाली फोर्स है, ये उनसे गाइडेंस और टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो क्या हमारे जो इस यूनिवर्स की जो पॉजिटिव पावर है, या जो कहें जो हमारे ईश्वर हैं या हमारे जो भगवान हैं, क्या उन्हें नहीं दिख रहा है कि डार्क एजेंडा, ये डार्क फोर्स है और ये ह्यूमैनिटी को इतने बड़े लेवल पे चैलेंज कर रही है, इनको पूरा एक तरीके से भ्रमित कर रही है, तो उनको रोकना चाहिए? क्या ये ईश्वर का उत्तरदायित्व नहीं है कि अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करें? जी, ईश्वर जो उसने एक फील्ड बनाई है एक्सपीरियंस करने के लिए, इसको, इस क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो हम विक्टिम रोल से बच जाएंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन आया है, बहुत सारे लोग विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए कि ईश्वर क्यों नहीं स्टॉप कर रहा, डार्कनेस इतनी पावरफुल कैसे हो गई, एंड सो ऑन। हम विक्टिम हैं क्या हम हेल्पलेस हैं, हमें कोई भी कंट्रोल कर सकता है? नो, ईश्वर को डर नहीं लगता, ईश्वर बीमार नहीं होता, ईश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए, इसका अपोजिट क्या होगा, ईश्वर ने एक फील्ड बनाई है जिसमें आप अनुभव कर सको डर क्या है, बीमारी क्या है, और गरीबी क्या होती है, कमी क्या होती है, प्रेम की कमी क्या होती है। इस फील्ड को करने के लिए ये गेम है, एक ही दो में कन्वर्ट हुआ है, वही ईश्वर दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ। अगर आप इसको ऐसे समझो, राम और रावण दोनों उसी के थ्रू हैं। उसके थ्रू एक इतना ब्यूटीफुल ग्रंथ, महाकाव्य पैदा हुआ, रामायण। जी। अगर नहीं होता तो नहीं पैदा होता। इसमें छोटे से छोटे कैरेक्टर का रोल है। मंथरा एक सिर्फ दासी है, लेकिन उसने कैकेयी को, कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मंथरा ना होती तो ना होता, लेकिन वो ना होती तो इतने बड़े इवेंट नहीं होते। इसमें सबका रोल है। आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और इसके अलावा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर परफेक्ट है। अगर वो परफेक्ट है तो उसकी रचना परफेक्ट है। क्रिएटर और क्रिएशन एक ही बात है जी। तो ये जो जगत है, क्या ये परफेक्ट है? अगर हम इस जगत को इस समय फ्रीज कर दें, जैसे आपने कहा कि क्रिमिनलिटी बहुत ज्यादा है, तो परफेक्ट नहीं हुआ। क्यों इसलिए परफेक्ट नहीं? क्योंकि हम अनुभव कर रहे थे। अब परफेक्ट जो ईश्वर है वो इवॉल्व कैसे होगा? अगर ये परफेक्ट है तो फिर तो इवॉल्व होने की कोई स्कोप ही नहीं है। इसलिए ईश्वर ड्युअलिटी में दो भागों में बढ़ जाता है। अब दो भागों की जो ये गेम चल रही है, इस गेम के बाद इस अर्थ की कॉन्शियसनेस एंड अकॉर्डिंगली पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। दिस इज द पर्पस, दिस इज द, जो आपका क्वेश्चन है कि ईश्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो इस खेल में इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को एक लेवल पे अप कर रही है। ओके और जैसा आपने बताया कि एक डार्क फोर्स है जो हम सबको मतलब भ्रमित कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, और मैंने एक वर्ड सुना है इल्यूमिनाटी, क्या ये उसी का हिस्सा है? सेम टू सेम है, एक ही वर्ड है। इसके डिफरेंट वर्ड है, डीप स्टेट, डार्क, इल्यूमिनाटी, एलीट्स एंड सो ऑन। तो यानी ये कहा जाए कि ये एक दूसरे ग्रह के जीव हैं जो हम पर अपनी हुकूमत कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि धरती के लोगों के थ्रू हुकूमत करते हैं। वो कभी वो इनविजिबल है,
उनको आप कभी नहीं जानते। अधिकांश लोग, जैसे हम इल्यूमिनाटी की बात करते हैं तो हम उन बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, मान लो एलन मस्क है जो चिप का एजेंडा जी लेके जी आ रहा जी है, जी। वैक्सीन किंग है एंड सो ऑन। लेकिन इनके ऊपर जो है ये उनकी बात है, जहां से ये गाइडेंस ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो अगर इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एलियंस, Yes. क्योंकि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। तो इसीलिए अभी रिसेंटली मैंने कहीं एक न्यूज़ में भी देखा था कि यूएफओ देखा गया जी। और एलियंस भी शायद पकड़े गए जी, हैं। जी। तो यानी कि वो बीच बीच में आ रहे हैं धरती पर और चीज़ें जो अपना एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जगह जगह पर। आप इसको इस तरह मत देखो कि वो आ रहे हैं, वो हमेशा थे। देयर वाज नो टाइम कि वो अर्थ पे नहीं थे। इस धरती पे एरिया 51, नाउ एरिया 52 माना जाता है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक एरिया है, गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है। वहां पे बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट्स के अंदर इतने आई डोंट नो बहुत गहराई तक हैं, और उन लेयर पे उन सिर्फ उनकी एक्सेस है जो एलिजिबल हैं। हो सकता है कि वो 40-50 उनके लेयर्स हों। उन सब में अंटार्कटिका में बेस्ड हैं, वहां पे पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू धरती पे लोग ट्रेवल करते हैं। तो ईटीज धरती पे पहली बार नहीं आ रहे, लेकिन जो आपने कहा कि आजकल आप न्यूज आपने पढ़ी, जी जी। ये उसी न्यूज की प्रोग्रामिंग है जो मैंने पहले बताया कि वो फेक एलियन इन्वेजन करना चाहते हैं। ओके। इसकी मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इस हम्म। मेंटल प्रोग्रामिंग में धरती के लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि एक एलियन है, वो एलियन हमें नुकसान पहुंचाएंगे एंड सो ऑन, इन द नेम ऑफ डिस्क्लोजर। बहुत सारे डिस्क्लोजर सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। अभी यूएसए में सीनेट की कमेटी बैठी है। और एक और बात मैं आपके सारे दर्शकों को बताता हूँ, जी। जब भी कभी इन्हें कुछ बड़ा काम करना होता है तो ये शब्द बदल देते हैं। जैसे पेंडेमिक शब्द आया था इस महामारी से पहले, इससे पहले पेंडेमिक शब्द नहीं था। पेंडेमिक नहीं था। अब यूएफओ के बदले एक नया शब्द आ गया, यूएपी, यूएपी। अनआइडेंटिफाइड एरो समथिंग, यू कैन सी इट, यूएपी। तो जब इन्होंने एक शब्द बदला है, इट मींस नाउ दे आर क्लोज टू इम्प्लीमेंट इट। ओके। दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, दे आर माइंड प्रोग्रामिंग एंड अब वहां पे सीनेट ने अपने जवाब दिए हैं। उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, मीडिया पे इनका कंट्रोल है, उसके कारण ये ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि मैं आपसे एक्चुअली मेरे जो माइंड में कुछ क्वेश्चंस जो मैं सेट कर रही थी, उसमें मेरे मन में था कि मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो कोविड हुआ था और इतने बड़े लेवल पे इसने ह्यूमैनिटी को डिस्टर्ब करके रख दिया, और एक नया कायदे से देखा जाए तो ये जो जो सारा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, आज हम जो है बिल्कुल ऑनलाइन की दुनिया में आ गए। क्योंकि पहले इंटरनेट तो तब भी था, लेकिन इंटरनेट का हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे जितना हम कोविड के बाद आज हम इस लेवल पे आए हैं। तो मेरे मन में था कि मैं आपसे पूछूं कि कहीं ये शिफ्ट का ही तो हिस्सा नहीं है? ये शिफ्ट का भी हिस्सा है और कंट्रोल का भी हिस्सा है, क्योंकि युद्ध में हम आ गए महाभारत में। उन डार्क की पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिजिटली कंट्रोल करना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग। आप सोचो कि बच्चों के अपार कार्ड बन रहे हैं, जी हर जी। चीज पूरी तरह से कंट्रोल हो रही है, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लग रहे हैं एंड सो ऑन। दिस इज डिजिटल कंट्रोल। और इसका अपोजिट, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी भविष्य में आने वाली है, ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन को सर्व करेगी। टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, टेक्नोलॉजी अगर डार्क के हाथ में होती है तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके बियॉन्ड की टेक्नोलॉजी ह्यूमन को अवेलेबल होने वाली है, ये इस वो सर्व करेगी ह्यूमनिटी को। तो जो ये हो रहा है, ये सारे शिफ्ट की ओर ले जा रहा है एनी हाउ। जी, तो सर ये जो नेगेटिव फ़ोर्स हैं, ये जो डार्क फ़ोर्स हैं, जो हमें कंट्रोल करना चाहती हैं और हमारी शिफ्ट को डिले करना चाहती हैं, जो हम एक अच्छे युग की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक अच्छे डायमेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें डिले करके वापस से उसी नेगेटिव के धरातल पे ही लेकर आना चाहती हैं। तो ऐसे में जो व्यूअर्स हमें आज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसमें? वो बहुत पावरफुल हैं, मीडिया पे उनका कंट्रोल है। तो नॉर्मली आप मीडिया पे इतना ज़्यादा रिलाई करते हो, इसलिए आप मीडिया की बातों में आ जाते हो। ये देखना शुरू करें कि मीडिया कितना सच कहता है, तब आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, आपके पास एक एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी किस कामों में लगाते हो? डर पे या नई रियलिटी को क्रिएट करने में? ये जगत आपकी चेतना से प्रकट हो रहा है, तो आप अपनी चेतना को एक न्यू रियलिटी क्रिएट करने में लगाओ जो इस गुलामी के बियॉन्ड की है। आने वाली जनरेशन्स, और कम से कम इस छोटे छोटे बातों को आप समझो कि इस धरती पे हर पड़ोसी देश एक दूसरे से के दुश्मन है। क्यों है? कौन ये क्रिएट करता है? क्यों आपकी एनर्जी सिर्फ वो दुश्मनी में लगी रहती है? क्यों आपकी एनर्जी नया कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएट करने में नहीं रह पाती? बिकॉज ऑफ दिस, इनसे बच के इस पेंडुलम में अपनी एनर्जी को बीच में लाएं, एक ब्यूटीफुल जगत का निर्माण जो हो रहा है उसका हिस्सा बने।
अभी तक का जो डार्कनेस डोमिनेटेड वर्ल्ड था, उसमें सत्य को पाना बहुत कठिन था। अब नदी दूसरी डायरेक्शन में बह रही है, एंटी सोर्स हट चुका है, इसलिए बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज आपको चाहिए, क्लैरिटी और इस नए युग का हिस्सा बनने की इच्छा। अगर क्लैरिटी है और इच्छा है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, जैसे सोलर फ्लेयर आपको आके जगा रही हैं। सर अभी तक हम बात कर रहे थे डायमेंशंस की, शिफ्ट की। अब बहुत सारे लोग होंगे शायद वो इस वर्ड को ना समझ पाए, डायमेंशंस। तो हिंदी में हम इनको लोक कहते हैं। जैसे हमने कहा है कि गोलोक, कृष्णलोक, शिवलोक, इस तरीके से अलग अलग लोक बने हुए हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं। तो जब हम शिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं कि हम किसी अच्छे लोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये जो ह्यूमैनिटी है अपने चेतना के स्तर पर अलग अलग लोकों में जाएगी, या एक पर्टिकुलर कोई लोक है उसी में सारे लोग जाएंगे? जो फर्स्ट है कि अभी हम एक कैद में हैं, जब इस कैद के बाहर नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल क्वारंटीन में है या जेल के अंदर बंद है और जेल की दीवार से बाहर नहीं जा सकते, तो सारे कैद हैं। अगर जेल की बाउंड्रीज टूट जाए तो इस शिफ्ट में, इस पहले भी आपका एक क्वेश्चन था, वो भी इससे रिलेटेड है कि जो लाइट वर्कर्स हैं या एंजल्स हैं, एंजल्स, इसमें से कुछ लोगों ने उस डायमेंशन से धरती पे इनकारनेट हुए। क्यों? धरती पे एक सिद्धांत है फ्री विल का। यहाँ के लोग कैद हैं, इन्हें लेकिन ये नहीं पता कि कैद में हैं। अगर कैद में है तो कैद से बाहर कैसे निकले, तो वो वहां से नीचे उतरे बताने के लिए कि आप लोग कैद में हो, माया में हो, इस कैद से बाहर निकला जा सकता है। तो ये तो बहुत उच्च आयाम से नीचे आए हैं जी जी, लेकिन ये भी यहाँ पे फंस गए, क्योंकि फॉरगेटफुल यहाँ का नेचर है। इस धरती की डेंसिटी में आने के लिए आपको भूल के आना पड़ेगा। हाँ। अपनी सारी पावर, अपने जी। सारे रूल। अब यहाँ पे जब ये ब्रेक हो जाएगा, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी, तो वो वापस अपने उस लोक में जाएंगे जहां से आए हैं। और धरती के लोग जो हैं वो यहाँ की कॉन्शियसनेस शिफ्ट के बाद नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में रह जाएंगे। लेकिन बाकी लोग जो अपने अपने घरों से आए हैं, ये उनका घर नहीं है। जी जी, ये लोग इस समाज में आप देखो तो अपने आप को अनफिट महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग, उनके जीवन में चाहे सब कुछ हो, बट दे आर नॉट फिटिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर। तो ये वही लोग हैं जो अपने घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोसेस को बहुत हेल्प कर रहे हैं उनके होने से। जी, तो यानी लाइट वर्कर्स का बहुत इसमें मेन रोल रहेगा हमारे शिफ्ट में। बेसिकली क्योंकि फर्स्ट लेवल पे ये भूले हुए लोग हैं, ये एक तरह से सपने में है, कोमा में है। लाइट वर्कर फर्स्ट फेस के लोग हैं जो जाग रहे हैं। उनके जागने से कॉन्शियसनेस में एक रिपल इफेक्ट आता है। तो वो जाग रहे हैं, वो लोगों को जगा रहे हैं। इनके लिए एक और भी शब्द स्पिरिचुअलिटी में यूज होता है, फ्रंट रनर। इस शिफ्ट में ये फ्रंट में है और फ्रंट में आके इस शिफ्ट को क्रिएट कर रहे हैं। सोलर फ्लेयर से जो एनर्जी भी आती है, इसको ये पूरी तरीके से धारण करने में सक्षम हो चुके हैं। वो तो बहुत पावरफुल होती है। वो बहुत पावरफुल होती है। कई लोग बहुत डर जाते हैं, परेशान होते हैं। नवंबर में बहुत हैवी एनर्जीज थी, लोग डिप्रेस हो गए थे। अगेन 21 जनवरी टू 27 जनवरी तक बहुत एनर्जी का फ्लक्स था। कुछ लोग नहीं सह पा रहे थे, लेकिन जो फ्रंट रनर हैं, दे आर रेडी। वो इसको आराम से सह सकते हैं, धारण कर पा रहे हैं। और जब वो धारण करते हैं तो ये एनर्जी एंकर हो जाती है, एक लेवल आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल की आ जाती है, नेक्स्ट लेवल की आ जाती है। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो सर अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि हम शिफ्ट की ओर हैं, 3D टू 5D, 5D टू 9D, तो 3D यानी सबसे निचला स्तर, और 5D यानी उससे थोड़ा ऊंचा, और 9th डायमेंशन यानी कि सबसे टॉप लेवल का स्तर। तो 5th और 9th को आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? किसी भी डायमेंशन को एक्सप्लेन करना या उसको समझ पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्योंकि कॉन्शियसनेस समझ नहीं सकती। जैसे एक कागज का पेपर है, उसमें लंबाई और चौड़ाई है, उसमें गहराई नहीं है। अगर उसको बताया जाए कि इसके ऊपर गहराई होती है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर दैट बीइंग। जो अगर एक कागज की एक पेंटिंग बना दो, मान लो बाज बना दो, उस बाज को ये बाज समझ नहीं सकता कि वो उड़ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। हम लोग, अभी आपने मल्टीवर्स की बात की, हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। हम डिफरेंट डायमेंशन में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। तो हम थर्ड में भी हैं, फिफ्थ में भी हैं, उसके बियॉन्ड भी हैं, साइमल्टेनियसली। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस अभी फोकस खाली थर्ड पे है, हम इसको एक्सपीरियंस सिर्फ यही कर पा रहे हैं जी। इसलिए इसके बियॉन्ड के जो हैं उनको बताना और समझ पाना इस कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर ये इम्पॉसिबल है, अगर कॉन्शियसनेस फ्रीक्वेंसी जो कभी समाधि में,
ऐसी स्टेट आ जाती है, उसमें जी। वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं और वो बताते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो अगेन यहाँ पे आके उनको भूलना पड़ता है। तो इसलिए कुछ लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन बताना और समझना असंभव है। जी, तो अगर मैं बात करूँ, हमारे कुछ चिरंजीवी कहे जाते थे, जैसे हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए, ऐसे बहुत सारे जो बहुत एक अच्छे लेवल के हमारे योद्धा थे, वो कहे जाते हैं कि आज भी वो जीवित हैं इस धरती पर। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें दिखते तो कभी नहीं, क्योंकि हमने अभी तक मतलब देखे हैं, फुटप्रिंट्स मिले हैं कि बहुत ह्यूज फुटप्रिंट हैं, तो माना गया कि हनुमान जी के पैरों के निशान हैं, लेकिन आँखों से शायद किसी ने नहीं देखा उन्हें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हाई बीइंग्स हैं, ये जो हनुमान जी टाइप के जो एक बहुत दिव्य आत्माएँ हैं, ये चेतना के, क्योंकि इनकी चेतना बहुत उच्च लेवल की है, तो ये किसी और डायमेंशन में है इस समय? नेचुरली दूसरी डायमेंशंस में है। वो धरती पर नहीं है? मैं नहीं मानता हूँ। ओके। हमारी धरती में बहुत सारी मान्यताएं समय के साथ बदल जाती हैं। कहने का ढंग कुछ और होता है, वो समय के साथ बदल जाता है। तो इसके अलावा कौन चिरंजीवी नहीं है? आप कोई ऐसा समय था जब आप नहीं थे, या हमने कोई कई जन्म लिए हैं। फिर हमने हर बार, मान लो अगर हम इसके जो बदलते रहे कपड़े, बॉडीज बदलते रहे, इसके पीछे जो है वो क्या चिरंजीवी नहीं है? हाँ, आत्मा तो चिरंजीवी ही है। अगर वो चिरंजीवी तो क्या हनुमान जी की सिर्फ चिरंजीवी है और आपकी नहीं है या मेरी नहीं है? पर कहे तो साथ ही जाते थे ना, हाँ, हमारे बुक्स में हमने साथ जी, पढ़े थे। जी। और अगर आप मान लो इस जीवन में अमेरिका में पैदा होती तो ये चिरंजीवी नहीं होते आपकी कॉन्शियसनेस में। इसका मतलब सिर्फ आपकी एक कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में एक सात चिरंजीवी हैं, लेकिन पूरी धरती की कॉन्शियसनेस में तो चिरंजीवी नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस, ये जगत हमारी कॉन्शियसनेस से प्रकट हो रहा है। इसमें जो कुछ भी आप मानना चाहेंगे, वो ये जगत उसको दिखा देगा। इस कॉन्शियसनेस का नेचर ही ऐसा है। जैसे पूरा सपना आप प्रकट करते हो, तो ये जगत आप प्रकट कर रहे हो आपकी कॉन्शियसनेस में है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों में, इस धरती के दूसरे क्षेत्र के लोगों में ये विचार नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। जी। सेम। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्शियसनेस की, तो जो हमारे हिमालयन गुरुज हुआ करते हैं, अभी भी हैं, कहा जाता है कि हिमालय पे ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि एक समय पे ऐसी बॉडी उनकी भी रही होगी गुरुओं की, उन्होंने योग तपस्या के बल से उस स्टेट पर वो पहुंच गए कि आज उनकी बॉडी हमें दिखती नहीं, बट सिर्फ हम उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं। यानी वो किसी और आयाम में हैं और वहां से हमें गाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महाअवतार बाबा जी, बहुत लोगों ने बोला है कि हमको उनसे गाइडेंस मिलती है, चैनलिंग के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं, यानी वो अदर डायमेंशंस में हैं, बॉडी उनकी अब नहीं है, बॉडी सिर्फ इस डायमेंशन तक ही लिमिटेड है। महात्मा बाबा जी के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ये कमिट किया है कि जब तक धरती पे असेंशन नहीं होगा वो इस बॉडी को नहीं छोड़ेंगे, इस फिजिकल बॉडी को। इसीलिए कोई उनकी एज नहीं जानता, बहुत लंबे समय से ये वो योगी हैं। आपका प्रश्न है कि क्या योगी ऐसे हो सकते हैं जिनको, जो सब लोग उनको ना देख सकें, जिनको वो चाहें उनको वो अपीयर हो सके? दैट इज पॉसिबल। हिमालय में ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एक नॉर्मल पर्सन की वहां पे एक्सेस नहीं है, वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई पहुंच पाए तो वो उनके लिए विजिबल हो जाएंगे, फिजिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फिफ्थ डायमेंशन आज भी है, सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी उसको अभी तक की फ्रीक्वेंसी के लिए इम्पॉसिबल था, अब वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे रेडी हो रही है उसको परसीव करने के लिए। कुछ लोग परसीव कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ग परसीव नहीं कर पाता, इसलिए उसको स्वीकार करना कठिन है। लेकिन जो जिन्होंने परसीव कर लिया वो जानते हैं कि ये यहाँ पे है। लोगों को पता होगा, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने ऑरा फोटोग्राफी की थी, उन्होंने एक पत्ते की फोटो खींची और अगले दिन जब उन्होंने उसको डेवलप किया, उस समय का टेक्नोलॉजी लेट थी, तो उसमें पत्ते का छोटा सा हिस्सा गायब था, कीड़े ने जैसे खाया हो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने तो बहुत सुंदर नया कंप्लीट पत्ता लिया था। तो वहां गए, वो पत्ता उन्होंने संभाल के रखा था, इस समय उसका पत्ता कीड़ा खा चुका था। अच्छा। इट मीन्स कि सूक्ष्म जगत में वो पहले प्रकट होता है। रात को पत्ता फिजिकल था जब उन्होंने फोटो खींची थी, अब जब डेवलप हुई इस बीच में, उसमें जो प्रकट होना था वो वहां पे हो गया। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में फिफ्थ डायमेंशन है, लोग उसको परसीव कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते, इसीलिए उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट है और कंफ्यूजन है, ये कहाँ की बातें होती हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसीज के बेस्ड पे पर्सन या लोकेशन आपको दिखें या ना दिखें, ये पॉसिबल है। और इसके बारे में अरुण कुमार शर्मा जी की बुक है, मारण पात्र कारण पात्र, काशी के थे, अब फिजिकल बॉडी में नहीं है, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जर्नलिस्ट थे, लेकिन उस समय उनको न्यूज़पेपर में कॉलम नहीं मिला, तो उन्हें स्पिरिचुअल कॉलम दे दिया गया संडे को एक दिन,
लेकिन ये उनके जीवन का वरदान हुआ। स्पिरिचुअल लोगों से मिलते थे, उनका आर्टिकल, उनके इंटरव्यू आर्टिकल वो न्यूज़पेपर में लाते थे। एक इस तरह वो एक बार तिब्बत पहुंचे और वहाँ पे तो एक उन्होंने मठ देखा, टैक्सी में थे, उन्होंने कहा ये बहुत पुराना मठ लग रहा है, कल यहाँ पे आके मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डे, क्योंकि शाम हो गई थी, नेक्स्ट डे उसी टैक्सी के साथ वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। व्हाट? यस, इट इज इन हिज बुक, आई रेड दिस बुक। मैं ये बुक अभी भी अवेलेबल है, बस मुझे नाम नहीं पता, इसलिए मैंने कहा मारणपात या कारणपात या कोई और बुक होगी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, मैंने बहुत सारी किताबें उनकी खरीद ली। तब उस समय मैं बहुत एक्साइटेड था अकल्ट के बारे में जानने में। तो वहाँ कुछ नहीं था, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो एक बूढ़ा सा आदमी निकला, तो उन्होंने कहा क्या बात है? कहते हैं मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप पागल समझोगे। कल मैं यहाँ पे था इस टैक्सी ड्राइवर के साथ और यहाँ पे एक मठ था और आज नहीं है और हम दोनों कंफ्यूज हैं। तो वो बूढ़ा मुस्कुराया, उसने कहा कल आपने देखा था तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल। और वो मठ दोबारा प्रकट हो गया। वो अंदर गए, मठाधीश से मिले, उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि आप इस हद तक अगर आप कल देख सके थे, तो वो उनको गर्भगृह में ले गए। उस गर्भगृह में बहुत सारे लोग, एक गोल मेज थी, उसमें वो ऐसे सर करके बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये मेडिटेट कर रहे हैं। उन्होंने कब से? उन्होंने कहा कई सालों से। तो ये एक टेक्निक है, बहुत एडवांस टेक्निक है, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर्स हैं। ये चेतना, हर ये माया इस तरह कंटिन्यू करती है कि ये कहती है तथास्तु, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, तथास्तु, रानी बनना है, तथास्तु, नौकरानी बनना है, तथास्तु, हर चीज को ये तथास्तु कहती है। तो इतनी सारी डिजायर पूरी करने में बहुत सारा समय लगेगा। तो दीज पीपल वो आउट ऑफ बॉडी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, काइंड ऑफ ड्रीम। और उस ड्रीम से वो सारी अपने भोग या इच्छाओं को पूरी करके जब वापस आएंगे, देन दे विल बी फ्री, दे विल बी एनलाइटेंड। तो ये उनकी बुक में था, वो मुझे बहुत टचिंग हिस्सा लगा था। हो सकता है हम सब भी उन्हीं में से एक हों जो मेडिटेट कर रहा है और हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब हम वापस जागने की कगार पे हैं। मैं इस प्रोसेस को, आपने डायमेंशन के रूप में बोला, मेरा जो चैनल है उसका नाम है द ग्रेट अवेकनिंग। जी। हम लोग, ग्रेट अवेकनिंग हो रही है, पूरी धरती के लोग एक साथ जाग रहे हैं। तो वहां पे ये घटना हुई। ये घटना उन्होंने हमारे युग के हैं, अभी कुछ साल पहले तक थे, उनकी किताब में उसका उन्होंने फिजिकल एक्सपीरियंस किया था कि वो वहां पे थे, मठ था, लेकिन नेक्स्ट डे डिसअपियर हो गया था। तो ये पॉसिबल है फिजिकल अपीयर डिसअपियर होना फ्रीक्वेंसी के बेस पे। जी। वैसे भी साइंस कहती है कि हमारी जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसका सिर्फ 7% हम परसीव कर सकते हैं। हाँ। तो बाकी 93% है कि नहीं है, हम नहीं देख पा रहे जी। और अवेकनिंग या नेक्स्ट डायमेंशन शिफ्ट यही है कि हम इस 7% को मे बी 50% तक देख पाए, वो 5th डायमेंशन हो, इसके बियॉन्ड देख पाए, हायर डायमेंशन हो। दिस इज लाइक दिस। सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हिमालय में कुछ ऐसे पोर्शन हैं जहाँ पे हर किसी को एंट्री नहीं है जाना। उसमें मैंने एक वर्ड सुना था, ज्ञानगंज, चांग्रीला। हाँ, राइट। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ये वही क्षेत्र हैं जिनकी एक्सेस अभी की ह्यूमैनिटी की फ्रीक्वेंसी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन वहां पे लोग हैं जो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हैं, उस फ्रीक्वेंसी फील्ड में हैं। उनके लिए वो फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए वो फिजिकलिटी नहीं है। कभी कभी कुछ लोग किन्हीं परिस्थितियों में या तो उस फ्रीक्वेंसी को टच कर लेते हैं या उनको ग्लिम्स दिखा दी जाती है कि देखो ये परिवर्तन हो रहे हैं। और इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में, पहले आपने पूछा था कि जो देवदूत वगैरह का क्या रोल है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, जो उस डायमेंशन में है, जो हमें दिख नहीं रही है, मगर वो वहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे नो इट, दे आर प्रिपेयरिंग द ह्यूमैनिटी, दे आर प्रिपेयरिंग दिस बफर। ये जो सोलर इवेंट है, ये इवेंट पहले भी हुआ है। आई थिंक 1859 में कैरिंगटन इफेक्ट या इसको कुछ और कहते थे, जब सोलर मैक्सिमम हुई थी। उस समय और अब के समय में सिर्फ एक अंतर है, उस समय अर्थ के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड थी, जैसे अर्थ का ऑरा है। उस समय उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। आज की समय में साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से कम हो रही है। जी। इसलिए अब की बार का जो इफेक्ट है वो पिछले से कंपेरेबल नहीं है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए ज्ञानगंज, अर्थ के बाहर की डायमेंशन, धरती के सारे लोग और जो बच्चे इस समय आ रहे हैं, ये बच्चे बहुत स्पेशल बच्चे हैं।
ये बच्चे इस एनर्जी को धारण करने में सक्षम है। ओके। ये सारे इस एनर्जी को एंकर कर पाएंगे और इस हम्म। शिफ्ट का निर्माण जल्दी होने वाला है। हाँ, जैसा आपने बताया कि बच्चे आजकल जो आ रहे हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। जी। जो मैं देखती हूँ कि जब हम जब हुआ छोटे करते थे। थे बचपन में, अपने छोटे में बचपन में देखें तो हमें चीजों का पता ही नहीं था। और आज के बच्चे या तो कह लीजिए कि ये मोबाइल एडवांस हो गए हैं, कंप्यूटर, गूगल की दुनिया इतनी ज्यादा ब्रॉड हो गई है कि लोगों के हाथ में फोन है, तो आईक्यू लेवल उनका बहुत तेज है। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं कि मैं अपने को और अपने बच्चे को देखती हूँ जब, तो उसकी जो एज है और जब मैं उस एज में थी, मैं तो बिल्कुल और वो तो मैं और अब जो उसके बाद और हमारी फैमिली में बच्चे आते जा रहे हैं, मैं देखती हूँ वो तो अभी 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे वो बोलते हैं, वो करते हैं और इतनी एडवांसली वो चीजें समझ रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए हमने फील्ड तैयार की कि वो आ पाए। हम्म। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे, हम फील्ड तैयार कर पाए। जब एक प्रॉपर फील्ड थी, तब इसी तरह की अब फील्ड है, एनर्जीज का लेवल है, इसकी वजह से वो हायर बींग्स धरती पे बच्चे आ पा रहे हैं। और इट्स नॉट अबाउट आईक्यू की उनको इंफॉर्मेशन, दे आर हैविंग द इंफॉर्मेशन बियॉन्ड गूगल। ओके। उनके अंदर वो इंफॉर्मेशन सेव है। अगर आप उनसे स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक पे बात करो, दे विल वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स, माया, इल्यूजन, हाँ। या हाँ। बिकॉज दे फील इट। हम लोग को इतना डिस्कशन करना पड़ता है। हमारा एक एजुकेशन सिस्टम जो डार्क ने बनाया जी था, जी। इसको उन्होंने पहले भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम पे एक एजुकेशन बनाई जिससे हम गुलाम बन सके। हम्म। इसमें लॉजिकल माइंड, एक माइंड का सिर्फ एक हिस्सा एक्टिव है। हम्म। ये लॉजिक है, सर्वाइवल के लिए है। हम्म। आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि अगर शिफ्ट इतना पास है तो हम हम्म। कैसे प्रिपेयर कर सकते जी हैं। जी। उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अपने पात्र को एक्सपेंड करें। जो कुछ आप अब तक जानते हो, ये बहुत छोटा है, ये अब तक के लिए जरूरी था, मोस्ट ऑफ द हिस्सा डिसफंक्शनल है। इसके बियॉन्ड जो है, वो जानने के लिए आपको अपने इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो एक्सपेंशन राइट पार्ट है, वो फेमिनिन एनर्जी है, वो रिसीविंग एनर्जी है, और ये ह्यूमैनिटी में मिसिंग है। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट एनर्जीज, जी मास्कुलिन जी। एंड फेमिनिन जी एनर्जीज। जी। फेमिनिन एनर्जीज के बिना आप इस शिफ्ट को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स करने चाहिए अपने इसको एक्सपेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो जो ये बच्चे हैं, ते आप उनसे उन बातों को अगर आप डिस्कस करोगे तो भी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ लॉजिकल माइंड से जी जी। उत्तर जानना चाहते जी। हो। वो आपको बता भी दें तो हम्म। भी आप नहीं समझ सकते। शायद दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि हम दोनों का जो है ना, समझने का लेवल बहुत अलग है। आजकल के एग्जैक्टली। बच्चे जो आ रहे हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का अनुभव है कि वो बच्चे बहुत एडवांस है। मेरी फैमिली में मैं जो बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं जब कभी वो मेरे पास आते हैं और मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं सिर्फ उन्हें आप देखती हूँ सरप्राइज और हो जाती है। सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये जो हम इस उम्र में आके समझ रहे हैं, वो 5-5 6-6 साल के बच्चे इतनी इजीली समझते हैं। और कई बार जब मैं चीजों को नहीं समझ पाती या मैं थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ, मेरा बेटा मुझे समझा जाता है बहुत सारी चीजें। तो सी, एंड दिस इज द शिफ्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं शिफ्ट का कोई सबूत क्या है। क्या ये सबूत नहीं है कि एक जनरेशन आ चुकी है हाँ, जो वो सब बातों को जानती है जिसको हम अभी तक नहीं समझ पाए। बिल्कुल। दैट इज द शिफ्ट। सर बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ और हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था और ये मेरा दूसरा वीडियो है। और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैं आपके चैनल पे विजिट करके आई और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके मैंने सुने। अगर आप सर को सुनना चाहते हैं तो प्लीज इनके चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। कुछ द है ग्रेट द अवेकनिंग। ग्रेट अवेकनिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें समझाई हुई हैं। तो यहाँ तो हम समय के दायरे में बहुत कम चीजों को डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन वहां सर ने बहुत खुलकर उस मंच पर चीजों को साझा किया है। समय मिले तो जरूर जाइएगा और इनके चैनल पे विजिट करके इनको सुनिएगा। आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सर चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें तो? बहुत, आप एक ब्लेस्ड जनरेशन हो। अगर मैं, कम से कम जब मैं छोटा था, हमारी स्पिरिचुअल फैमिली में बात होती थी कि मानव का एकमात्र लक्ष्य है मुक्ति। इस मुक्ति इतनी इजीली अवेलेबल है, सिर्फ आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा, क्लैरिटी हो, चॉइस हो। अगर आप अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर देंगे तो अपने लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, इस गुलामी से, वी आर इनटू महाभारत 2.0। अगर आपको नहीं भी पता तो भी अधर्म और अधर्म के बीच में युद्ध चल रहा है। इसमें आपके पास चॉइस है किस तरफ से आप युद्ध करना चाहते हैं। अगर इस समय आप अपनी मुक्ति के लिए डिसीजन लेते हैं तो हमारे लिए, मानव जाति के लिए, सबके लिए एक
बहुत ब्यूटीफुल संभावना है। बी द पार्ट ऑफ दिस शिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आज के लिए आपने बहुत हमें अच्छी अच्छी वैल्यूबल नॉलेज हमारे साथ साझा की और बहुत टाइम हमें दिया, क्योंकि एक तो आप इंडिया में नहीं रहते, तो आपसे हमेशा मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर मुझे बहुत खुशी है कि आप आए थे इंडिया और मैं आपसे पर्सनली मिल पाई। तो थैंक यू सो मच फिर से। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज ये थे हमारे साथ प्रवीण भाटिया सर, जिन्होंने ये जो हमारी धरती में जो ये चेतना का स्तर जो बदल रहा है, हम एक अच्छे युग की ओर बढ़ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। और मैं समझती हूँ कि शायद आपको ये जो टॉपिक था आज का अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप भी अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, उस अच्छे से युग में जाना चाहते हैं, तो प्लीज, समय अब भी बहुत कम है और समय और आपके पास, आपने जैसे हर वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। उससे ही आप अपनी चेतना के स्तर को बढ़ा पाएंगे और चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं फिर जल्द मिलूंगी आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए गेस्ट के साथ। अगर आपके भी माइंड में कोई नया टॉपिक है या कोई गेस्ट हैं जिन्हें लगता है कि हमें इनवाइट करना चाहिए, तो प्लीज अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। मैं बहुत वेट करती हूँ आपके सजेशंस का, आपके कमेंट का। तो फिर जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।